नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सीटेट पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर 2019 में पूछा गया था उसको हम लोग देखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सीटेट गिने चुने हुए प्रश्नों को ही क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर 2015 से 2025 तक के सीटेट के सभी प्रश्न उठा करके देखेंगे तो सभी प्रश्न क्या है, मिलते जुलते ही मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सुंदर व्याख्यात्मक हल करूंगा, बस आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए। आधा घंटे में आप ये मान के चलिए 5 से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप लोगों को अगर सीटेट कठिन लगता है तो वादा है पहली बार में सीटेट आपको समझ में आएगा और आप बहुत अच्छे नंबरों से इसको पास करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और विकल्पों को पढ़ते हुए और विकल्पों को काटते हुए चलना है। तो देखते हैं कैसे। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है? वृत्तांतों के माध्यम से, एकदम सही बात है। कहानियों के माध्यम से, ये भी सही है। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या के द्वारा। आप लोग व्याख्या शब्द को देखिए। व्याख्या शब्द पीआरटी में 1 से 5 में अलाउ नहीं है। व्याख्यात्मक हल पीआरटी में आप नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली व्याख्या, तो व्याख्यात्मक हल या व्याख्या करना, लेक्चर देना, ये आप पीआरटी लेवल पे नहीं कर सकते। इसको देखते ही काट देना है। तो सही कौन सा हो गया? ए और बी। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ए और बी। तो डी में दिया है ए एंड बी ओनली। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। डी आंसर सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? चलिए देखते हैं। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, एकदम परफेक्ट है। डेवलपमेंट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एकदम पॉजिटिव वर्ड है, इसको आप पकड़ के चलिए। डेवलप, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी एकदम सही है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, तीनों ही ऑप्शन सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसका अर्थ समझना। जैसे ही आपको अर्थ समझ में आएगा अपने आप समझ जाएंगे ये सही है या गलत है। निगेटिव वर्ड्स हैं इसमें, पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो 90% काम करते हैं और हर बार वही पेपर में आते हैं। तो वो भी आप लोगों को मैं बताता हुआ चलूँगा, बस आप लोग इसको ध्यान से देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो ज्ञात से अज्ञात, बी आंसर सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का अनुसरण होता है, करना भी चाहिए। यह विधि सबसे लोकप्रिय है किसमें? प्राथमिक स्तर पर। किसमें? प्राथमिक स्तर पर सबसे लोकप्रिय यह विधि है। इस विधि में शिक्षार्थियों को अधिगम कराने से पूर्व उस विषय से संबंधित कुछ जानकारियां, पूर्व ज्ञान जो शिक्षार्थी जानता है से पाठ का आरंभ करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए देखते हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रुप में कार्य करने का, समूह में कार्य करने का एक मुख्य रीजन क्या होता है कि सहपाठी अधिगम, किसको? सहपाठी अधिगम और सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर किया जा सके। क्योंकि भिन्न भिन्न समाज के लोग हैं, एक साथ बैठ के काम करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया होगी और ये बहुत ही पॉजिटिव है। समावेशी शिक्षा भेदभाव से मुक्त, एक ही स्थान पर सभी बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है। तो इसीलिए ग्रुप कार्य किए जाते हैं कि सभी बच्चे एक ग्रुप में बैठेंगे, एक दूसरे की पेंटिंग देखेंगे, उसको देख करके प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। तो चलिए अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। कक्षा की अनुशासनहीनता को
रोकने के लिए। एकदम देखिए वाहियात है। ग्रुप में क्यों बिठाया जाता है कि लोग आपस में, बच्चे अलग अलग ग्रुपों के हैं, अलग अलग समूहों के, एक साथ एकत्र होकर एक दूसरे से मिलें जुलें, सामाजिक अंतःक्रिया हो उनके बीच में, एक दूसरे को सहपाठी द्वारा सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, यही मैं कह रहा था। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये एकदम अभी मैंने आपको डिफिनेशन बताई थी, एकदम परफेक्ट है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में मदद करता है, तो ये पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? बी और सी। बी एंड सी देखिए किस ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन में दिया है। ए आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ भी मैंने अपने पास से नहीं किया है या कुछ भी बहुत कठिन नहीं पूछा गया है, एकदम बेसिक पूछा गया। बस आपको समावेशी शिक्षा की परिभाषा आनी चाहिए कि समावेशी शिक्षा है क्या, आधुनिक शिक्षा है क्या। अगर आपको ये पता है तो प्रश्न आप यकीन मान के चलिए सीटेट में आप 120+ स्कोर करके आएंगे। 120 से पहले आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए गिने चुने ही प्रश्न आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो चलिए भाई बताइए। परिवार के सदस्य, एकदम सही बात है। समुदाय के सदस्य, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के सदस्य भी बहुत अधिक सहयोग करते हैं। समाचार पत्र भी। क्लासरूम की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। आधुनिक शिक्षा नीति के अंतर्गत साफ साफ कहा गया है कि क्लासरूम में जो शिक्षा दी जाती है इसको बहुत अधिक जानकारी या किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। ज्ञान कैसा होना चाहिए? परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र, इनका एक सहायक के रूप में देखा गया, सबको सहायक के रूप में देखा गया। बच्चा अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करता है। तो क्या है कि इतिहास की झलक के लिए बच्चे अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। इसमें बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा ही, साथ उनका योगदान भी बढ़ेगा। लेकिन कक्षा का, क्लास का बहुत अधिक महत्व नहीं है, तो डी आंसर गलत हो जाएगा हमारा। सही क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। कहाँ पे दिया है? देखिए भाई ए में दिया है। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। एक कक्षा 5 की शिक्षक या शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को क्या मिल सकता है यदि शिक्षक। अब आप लोग देखिए, आप देखते ही चलेंगे क्या होगा, अपने आप ही आंसर जो होगा वो आगे कूद करके आ जाएगा कि भैया मैं सही हूं। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करता है। एकदम परफेक्ट है। आगे देखते हैं क्या इससे भी परफेक्ट कोई हो सकता है क्या। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है? नहीं, घर से करने के लिए कुछ प्रेरित नहीं करता है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करता है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करता है। तो परफेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए में सभी कुछ दिया है, क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा, उस पर चर्चा करना, तो सारे आंसर ए सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने को या सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? आपको नहीं पे सबसे पहले गोला बना लेना है, हाईलाइट कर लेना है। 1 से 2 नंबर ये गलत करवा ही देता है। तो आपको क्या करना है, नहीं निगेटिव ऑप्शन चाहिए तो आपको फटाफट देख लेना चाहिए। क्रम निर्धारण मापिनी, पोर्टफोलियो, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण,
जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है, सीखने का जो रचनात्मक आकलन का क्या है, साधन नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमें गलत ही चाहिए था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए? चलिए भाई बताइए फटाफट। आप लोग ऑप्शन को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने आप ही आप लोग सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो आप जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न में एक नेगेटिव वर्ड छिपा हुआ है। क्या छिपा है? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की पढ़ाई से किस शब्द को हटा देना चाहिए, वो आपको ऑप्शन में ढूंढना है। आकलन के संकेतकों का उपयोग, ये सही है। यूज इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, ये भी सही है। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए। इन शब्दों को आकलन से दूर कर देना चाहिए। सही आंसर हमें मिल चुका है। इसमें क्या होना चाहिए, बच्चों की जो कमियां हैं उनको ढूंढिए और उनका उपचार करिए, उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। तो ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। लेकिन हमें चाहिए क्या, निगेटिव वर्ड्स, और ये है सी। तो सही आंसर सी हो जाएगा। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनकी त्रुटियों को, उनकी कमियों को देख करके उसका समाधान करना चाहिए। एकदम परफेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है? तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सही आंसर हो जाएगा मैना। अच्छा, कौन सा पक्षी को नाइट वॉचमैन या फिर 360 डिग्री गर्दन घुमाने के लिए जाना जाता है? तो उल्लू को नाइट वॉचमैन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट वॉचमैन। और ये अपनी गर्दन को 360 डिग्री अर्थात पूरा पीछे तक घुमा सकता है। बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भी। मैना अपनी गर्दन को क्या करती है, झटके से घुमाती है। अगले प्रश्न को देखेंगे। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो आप जब देखेंगे कछुआ, घड़ियाल, बतख, मछली, ये सब कहाँ रहते हैं भैया? पानी में रहते हैं, जलीय जीव हैं। जबकि कौवा क्या है? आसमान में उड़ने वाला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। अगले प्रश्न को देखेंगे। कॉलम 1 में राज्य या शहर के नाम दिए गए हैं। कॉलम 2 में वहाँ का पसंदीदा भोजन का नाम दिया गया है। आपको मैच करना है, आपको बताना है कि सही कौन सा होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले दिया गया है हांगकांग। तो हांगकांग में क्या है? पसंदीदा भोजन पकाया हुआ सांप। तो कहाँ दिया है? इसको अगर आप नॉमिनेट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, तो एक का 5 हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? एक का 5। आगे देखते हैं। केरल में क्या होता है जो भोजन वहाँ का फेमस है? किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। तो 2 का 1 हो जाएगा। बी का 1, बी का फर्स्ट हो जाएगा। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, ये बहुत बार पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो 3 का क्या हो जाएगा भैया? 3 का 2 हो जाएगा, अर्थात सी का 2। अब इतने से भी आप अगर मिलाना चाहेंगे तो आप लोग मिला सकते हैं। ए का 5 देखिए सिर्फ इसमें नहीं दिया है तो इसको काट दिया। अब कौन बचे? 3 प्रश्न बचे। बी का फर्स्ट देखिए किसमें दिया है? इसमें दिया है। सी का सेकेंड, अब डी का थर्ड, अपने आप ही हो जाएगा। गोवा में क्या होता है? नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। आप लोग आराम से इसको कर लीजिए। सही आंसर डी हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हांगकांग के लोग पकाया हुआ सांप
फेमस भोजन है हांगकांग का। केरल किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। कश्मीर सरसों के तेल में बनी मछली। गोवा नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। चलिए भाई अगले प्रश्न को देखेंगे। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करना है आपको और बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और हर पेपर में पूछा जाता है। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, सभी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। राजस्थान में क्या है, गर्मी बहुत अधिक होती है, तो जो मिट्टी के घर होते हैं वो क्या करते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं। मोटी दीवारें होती हैं, बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं, उनको गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से उसको लीप देते हैं, जिससे कीड़े भी नहीं आते, कीड़े भी दूर रहते हैं और बहुत ही अधिक ठंडी होती है। और जो छत होती है कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। एकदम परफेक्ट है ए आंसर। आगे देखते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस को खंभों पर बनाए जाते हैं। तो ये मनाली हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये असम में है। असम में क्या होता है, बहुत अधिक बारिश होती है। यहाँ पर 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। असम के हैं, कौन से हैं, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं और अंदर से ही कैसे होते हैं, लकड़ी के ही होते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश गलत हो जाएगा, बी आंसर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। एकदम परफेक्ट है, याद करके रखिए इनको, ये हर बार यही पूछा जाता है और घुमा फिरा के पूछा जाएगा। जम्मू कश्मीर में लेह में क्या है, पत्थरों को काटकर 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। ऊपर के मंजिल में परिवार रहता है, परिवार के लोग रहते हैं, जबकि नीचे के जो मंजिल पर होती क्या, जरूरत का सामान और मवेशी अर्थात जानवरों को रखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। कहाँ दिया है, ए आंसर में दिया है, तो ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाथियों के विषय में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एकदम परफेक्ट है, सही आंसर है एकदम। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। 200 किग्रा नहीं, 100 किलो के आसपास। एक वयस्क हाथी कितना खा लेता है, 100 किलो के आसपास, तो ये गलत हो जाएगा। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। एकदम परफेक्ट है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। एकदम भैया सही बात है, ये फीमेल फैक्टर है और फीमेल फैक्टर हर जगह है। आपके घर में भी फीमेल ही डिसीजन लेती होंगी, हंसना नहीं है, ये हकीकत है भाई। जानवरों से सीख लेनी चाहिए, इंसानों को भी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी एंड डी। बी आंसर गलत हो जाएगा। एक बड़ा हाथी, एक वयस्क हाथी, जो परफेक्ट हाथी होता है 100 केजी से कुछ ज़्यादा पत्तियां खा लेता है, लगभग में 100 किलो के आसपास मानते हैं इसको। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह भी सही है, यह केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, क्योंकि उनके शरीर को इससे क्या होता है, ठंडक मिलती है। और हाथियों के जो झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है, वही अपने झुंड का नेतृत्व करती है और सभी फैसले लेती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, सी एंड डी। कहाँ दिया है भैया, ए में दिया है, सी, डी एंड ए, या ए, सी एंड डी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी से एक प्रश्न बनता ही है, पश्मीना साल से एक प्रश्न बनता ही है, बछेंद्री पाल या किसी भी वेट लिफ्टर से एक प्रश्न बनता ही है। ये कुछ फेमस प्रश्न है जो बनते ही बनते हैं, तो आपको इनसे भागना नहीं है, इनको देखना ही। एक प्रश्न ट्रेन से बनता ही बनता है कि ट्रेन में समय देगा। एक प्रश्न मैप से बनता है कि ये भोपाल राज्य इधर है तो इनके इधर बिहार कहाँ पड़ेगा। तो ये कुछ प्रश्न फेमस हैं। 15 नंबर के प्रश्न ऐसे आप मान के चलिए जो फेमस हैं, हर बार रिपीट होते हैं, बस खाली इधर से इधर ऑप्शन को ऊपर नीचे किया जाता है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता है।
नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का समूह है? तो शकरकंद, मूली और हल्दी। तो मूली तो सही है, लेकिन शकरकंद और हल्दी को काट दीजिए आप, ये तो नहीं होगा भाई, क्योंकि हल्दी, आलू, अदरक, जमीकंद ये सब काहे के हैं? हल्दी ये काहे का उदाहरण है? ये तने का रूपांतरण है। काहे का रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है। हल्दी इसमें भी देखो दिया है, अदरक भी दिया है, तो ये काहे के हैं? तने के रूपांतरण है। जबकि इसमें देखिए आप, इसमें भी अदरक दे दिया है, तो ये काहे के उदाहरण है? आलू, हल्दी। मैं लिख देता हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिए। जो तने के रूपांतरण है हल्दी, आलू, अदरक। ये प्रश्न बनता ही बनता है और पूछा भी जाएगा। जमीकंद ये कह के रूपांतरण है, ये सब तने के रूपांतरण है। इनको जड़ समझने की गलती मत करिए। जड़ में कौन कौन सा आ जाएगा? मूली, गाजर, चुकंदर, और कौन कौन सा आएगा? शकरकंदी। ये किस में आ जाएगा? जड़ों में आएगा। शलजम, ये सब किस में आएंगे? मूसला जड़ में आएंगे। शलजम भी लिख लीजिए आप। शलजम, शकरकंदी और ये तीने, ये पांचों किस में आएंगे? मूसला जड़ में आएंगे, जड़ों में आएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सही आंसर बी हो जाएगा। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ कहाँ पाया जाता है? बताइए भाई फटाफट। तो इसके नाम पे नहीं जाना है, रेगिस्तानी ओक समझ करके आप टिक मत मार देना। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नाम से नहीं जाना। रेगिस्तानी जो ओक का पेड़ है कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। ये देखिए, ट्रेन से प्रश्न मैंने कहा था पूछा जाता है। देखिए प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे। तो आप सभी लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं और ट्रेन से सफ़र का टाइमिंग आप लोगों को पता है। तो चलिए मैं इसको बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। वादा है आपसे, आज के बाद आप ट्रेन के बारे में ये प्रश्न कभी गलत नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को, इसको आप नोट कर लीजिए, एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से कितने बजे चली है? 29 नवंबर को शाम को। इसको ट्रेन का जो टाइमिंग है वो 24 घंटे में चलता है। 19:45 का मतलब रात के 7:45, दिन में 12, 12 7 19, 19:45 अर्थात शाम को 7:45 29 नवंबर को। और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन की दूरी 2120 किमी है, तो इस ट्रेन में औसत चाल क्या थी? तो आप सबसे पहले क्या देखिए, 29 से 30 नवंबर 19:45 कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। 30 नवंबर से जब 1 दिसंबर को आप पहुंचेंगे तो सुबह 7:45 तक कितने हो जाएंगे? और 12 घंटे हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 36 घंटे। सुबह 7 से दिन के 11:45 तक 4 घंटे और होंगे। तो टोटल घंटे कितने हो जाएंगे? 24, 12, 36, और आप जब 4 और जोड़ेंगे तो 40 घंटे ये ट्रेन चली है। कितनी ट्रेन ने टाइम लिया चलने में? 40 घंटे। अब आपको क्या बताना है? ट्रेन की औसत चाल। औसत चाल का क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। आप सभी लोगों को सूत्र पता है, आप निकाल दीजिए फटाफट। क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 2120। कितनी है? 2120। और समय कितना लगा है? 40। 0 से 0 काट दीजिए आप, 4 से इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20, बचा 1, हो गया 12, 4 तियां 12। तो 53 किलोमीटर प्रति हावर्स इस ट्रेन की औसत चाल थी। एकदम बेसिक से समझ में आया। अब आप फिर से एक बार देख लीजिए इसको। ट्रेन कब चली है? 29 नवंबर को। कितने बजे चली है? शाम को 7:45 पर। पहुंची कब है? 1 दिसंबर को। कितने बजे? 11:45 पर। 29 नवंबर 7:45 से 30 नवंबर 7:45 तक कितना समय लगा? 24 घंटे।
शाम को 30 नवंबर से सुबह 7:45 तक 12 घंटे। टुकड़ों में प्रश्न को सॉल्व कीजिए, एकदम से मत भागिए। फिर सुबह 7:45 से दिन के 11:45 तक कितने टाइम लगा? 4 घंटे। जिनको जोड़ दीजिए, 40 घंटे हो गया टोटल। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। बस अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न को देखेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। कहाँ की रहने वाली हैं? बहुत बार पूछा जाता है। सही आंसर बी हो जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का इन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया था। अभ्यास करने लगी थी। एक बार में लगभग में ये 130 किलो, 1 कुंटल 30 किलो तक वजन उठाने में सक्षम है। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। अब आप और देखेंगे। बछेंद्री पाल हिमालय पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। सुनीता विलियम्स, आपने अभी इनको देखा था, अंतरिक्ष में जाके फंस गई थी। उसके बाद इनको बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में, या विश्व में सबसे अधिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स। सूर्यमणि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए लगातार आंदोलनरत हैं। तो चलिए भाई, सही आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। उच्च तेज बुखार के साथ कपकपी किसका उपचार है? सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। बताइए भाई फटाफट। तो आप सभी लोग जानते हैं, मलेरिया जनित एक क्या है? मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। इसमें क्या होता है? बहुत तेज बुखार के साथ साथ सर्दी लगती है, कपकपी आती है। और मलेरिया के बुखार के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? सिंकोना वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। इस छाल से मलेरिया की दवाई कौन सी बनाई जाती है? तो कुनीन नाम की या कुनेन नाम की, जिस नाम से आप समझें। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मलेरिया। आप लोग आराम से सेशन को देखते रहिए, बोर होने की जरूरत नहीं है। ये वादा है, एक ही क्लास में आप 5 से 10 नंबर का कंटेंट पाएंगे और सीटेट को पहली बार में 120 प्लस करके आएंगे। आप बहुत से चैनलों से पढ़ चुके होंगे, एक से एक बड़े चैनलों से आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक बार आप लोग भरोसा करके देखिए, रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा, ये वादा रहा आपसे। नेपथिन्स वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वह आपको बताना है। चलिए भाई देखते हैं। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो एकदम सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या है अगले ऑप्शन को देखेंगे। ए आंसर सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह पर एक पत्ती से ढका होता है, और जब भी शिकार आती है क्या करता है? पत्ती खुलती है, शिकार उसके अंदर बंद हो जाता है और आराम से ये उसको घसीट घसीट के खाता है। ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, ऐसा नहीं है। ये बड़े बड़े शिकार भी कर लेता है, यहाँ तक कि मेढक का भी शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, जिसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। बताइए भाई, डी ऑप्शन के बारे में क्या राय है आपकी? बताइए भाई। तो डी आंसर गलत हो जाएगा। आवाज नहीं निकालता, क्या निकालता है? महक या खुशबू निकालता है, जिससे लोग इसमें फंस जाते हैं। ये चूहों को, मेढकों को बहुत आसानी से फंसाकर गटक जाता है। तो ए एंड बी सही हो जाएगा। कहाँ पे दिया है भाई? ए और बी सी में दिया है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये गुजरात में स्थित है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने
दांडी नामक यात्रा शुरू की थी? बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा है। तो कब की थी? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ये बहुत बार पूछा जाता है कि उनके साथ जब उन्होंने यात्रा आरंभ की तो कितने अनुयायी थे उनके साथ में, कितने? तो 78 सहयोगियों के साथ। कितने? 78 सहयोगी उनके साथ उस समय थे। गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों को कानून तोड़ा था। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ से यात्रा शुरू की थी? साबरमती आश्रम से। कितने अनुयायियों के साथ? तो 78 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू की थी। क्यों की थी? नमक कानून या नमक बनाने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए। सही आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा, प्रश्नों में मजा आ रहा होगा। बहुत ही आसानी से आप लोग सीटेट पास करेंगे, बहुत ही इजी है। बस आप लोग किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है। आपको क्या करना है? मैप क्लियर करके रखना है। या तो आप बेसिक, एक मैप आता है 100 रुपये के आसपास आता है, विशाल मेगा मार्ट, जो रबड़ का मैप होता है, उसमें सभी स्टेट निकल भी जाते हैं और उनको अलग से साइड में रख दीजिए। फिर एक एक स्टेट को भरिए। आप 8 से 10 बार इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टेट कहाँ पे है। 1 से 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं कौन कौन से हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश, केरल तथा कर्नाटक। कौन कौन से हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश, केरल तथा कर्नाटक। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले आप निगेटिव पे हाईलाइट कर लीजिए, उसके बाद हम प्रश्नों को देखेंगे। निगेटिव ऑप्शन चाहिए है हमें। क्या चाहिए है? निगेटिव ऑप्शन चाहिए है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए। एकदम सही है। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना चाहिए। सटीक संख्यात्मक कौशलों का नहीं, गलत हो जाएगा, निगेटिव वर्ड है, देख लीजिए इसको। विशेषतः प्रकृति पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। एकदम परफेक्ट है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हुई और हाथों से करने वाले कार्य में बच्चों को संलग्न करना चाहिए। एकदम परफेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? निगेटिव। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न हमेशा ही आता है और इस प्रश्न से आपको सिर्फ कौन बचा सकता है? एक मैप। कौन सा मैप? आपको ये पता होना चाहिए कौन सी दिशा किधर पड़ेगी। अगर आप इसको सही से एक बार समझ लेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। इधर क्या हो जाएगा? उत्तर। इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण। इधर क्या हो जाएगा? पूर्व। और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। आप प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसको बना लीजिएगा। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, मैंने खुद सीटेट पास किया हुआ है, बहुत अच्छे नंबरों से पास किया हुआ है, बिना किसी कोचिंग के, सेल्फ स्टडी से। तो मैं अपने तरीके से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, अपने स्टाइल में ही आपको समझा रहा हूँ कि मुझे कैसे प्रश्न समझ में आए, मैंने कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया है और कैसे अच्छे नंबरों को अर्जित किया है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, तो आप फटाफट एक पॉइंट बना लीजिए और यहाँ क्या कीजिए? एक्स लिख लीजिए। क्या करना है? एक्स लिख लीजिए कि किसी डॉक्टर का घर कहाँ पे है। यहाँ पे लिख लीजिए, आप कहीं भी लिख सकते हैं ऐसे, मेरे पास पेज की कमी है, आपके पास नहीं है। इसको लिख लीजिए, ये एक्स है। अब क्या करता है? आगे उसको पढ़िए। तथा उसका अस्पताल बाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। अब पूर्व दिशा किधर हो गई? इधर। कितनी? 600 मीटर। कहाँ पे जाता है?
पहले ए पर जाता है, एक पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट पर जाता है पूर्व दिशा में 600 मीटर। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में, ए के ठीक दक्षिण में कहाँ पे जाते हैं, बी पॉइंट पर। कितनी दूरी है, 450 मीटर की। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। अब पश्चिम किधर है, इधर। आप आराम से इसको घुमा दीजिए। क्या पॉइंट है, सी है। कितना है, 120 मीटर। इसके बाद क्या करते हैं, और अंत में वह बाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में। अब यहाँ से देखिए उत्तर किधर है, इधर है, तो ठीक है उत्तर में 90 मीटर की दूरी तय करते हैं। यहाँ से कितना आ गया, ये 90 मीटर आ गए। अब ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी। अब डॉक्टर का घर कहाँ है भैया, एक्स पर है, ये घर है डॉक्टर का, ये अस्पताल है। अब इधर से जब आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे, इस पॉइंट को देखिए, इधर की तरफ पड़ रहा है ना साइड में आपका, तो इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर। और क्या है ये, पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया है उत्तर पश्चिम, डी में दिया है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत बार इसमें क्या पूछा जाता है, बहुत बार इसमें दूरी पूछ ली जाती है। क्या देगा, एक्स से 600 मीटर चला, फिर नीचे की तरफ 20 मीटर चला दक्षिण दिशा में, फिर दोबारा हुआ 600 मीटर चला पश्चिम दिशा में। अब वह अपने मुख्य स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये जो दूरी होगी यही दूरी हो जाएगी। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे, तो चलिए उनको भी देख लेंगे। आगे प्रैक्टिस सेट में आते जाएंगे तो हम उनको सॉल्व करते जाएंगे और बहुत आसान तरीके से समझते जाएंगे। चेराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं, तो ये मिजोरम के लोग करते हैं। चेराऊ नृत्य है क्या, मिजोरम के लोग जब कोई फसल पकने पर गांव में त्यौहार मनाते हैं, सब साथ में बैठ करके खाना खाते हैं और मज़े करते हैं, चेराऊ नाच भी करते हैं। इस नाच में होता क्या है, ये डांस होता क्यों है, इतना फेमस क्यों है, तो इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ऐसे बांस की डंडी लेकर के ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि समझाना पड़ेगा। 2 से 3 वीडियो में आप लोग यकीन करिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर 2 से 3 वीडियो के बाद आप लोग अपने आप ही प्रश्नों को सही से करेंगे, धज्जियाँ उड़ाते हुए निकल जाएंगे। इतना ज़्यादा कठिन है नहीं, बहुत ही आसान है। बस कुछ गिने चुने हुए ही प्रश्न आते हैं। आप देखेंगे कितने प्रीवियस ईयर के रिपीटेड प्रश्न हैं इसमें। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा प्राप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि, आपको देख करके ऑप्शन बताना है कि यह क्या इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, एकदम परफेक्ट है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्या इससे भी कोई अच्छा है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित ही शिक्षा है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जा सकता है, तो याद करके नहीं सीखा जाता, गलत हो गया। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है, नहीं, ये भी नहीं। ए आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5 तक, 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या करता है बताते हैं उसको, आगे ऑप्शन में देखेंगे और हम उसको समझेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों पर। डी आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक एक विषय के रूप में जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप से देखता है। कक्षा 1 से 2 में क्या है, यह विषय नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताई जाने के लिए कहा गया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा गया है। लेकिन कक्षा और 1-2 में इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है
चलिए देखते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं, क्या सही है और क्या सही नहीं है। 2, 3 और 4 कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो नहीं, अभी जो मैंने प्रीवियस प्रश्न ही आपको बताया हुआ था, 1 और 2 में इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, लेकिन 3 और 4 में है, तो ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न ऑप्शन को देखते हैं क्या है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। नहीं, मैंने अभी क्या बताया था, किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं, इसके लिए कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। हिंदी और गणित की पुस्तकों में ही इस विषय को पढ़ाया जाता है, इसके मुद्दों को समझाया जाता है। अगले देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। नहीं भाई, 1 से 5 तक की कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने आपको अभी स्पष्ट बताया हुआ था, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ाया जाता है। एकदम परफेक्ट हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरणीय अध्ययन की पुस्तक की सिफारिश नहीं करती है। 1 और 2 में पर्यावरण की अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को, विषयों को क्या करता है, गणित और भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। आप लोगों को अगर प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के अंत में है हम लोग, 1 से 2 प्रश्न ही बचे हैं, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। जिन लोगों को अच्छी लगी है प्रश्नों की श्रृंखला, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और जिन भाई बहनों को मैथ समझ में नहीं आती है, सीटेट की बाधा है, आपसे 2 वीडियो सिर्फ मैथ के पढ़ाऊंगा, 2 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद सारे पेपर आप खुद सॉल्व करोगे। ये वादा है आपसे। जिन भी बहनों को, माताओं बहनों की मैथ थोड़ी कमजोर होती है सिस्टर्स की, लेकिन वादा है कि ये कहना गलत साबित होगा। चलिए देखते हैं, ये जो धारणा बनी हुई है कि लड़कियों की मैथ कमजोर होती है, तो धारणा बिल्कुल ही गलत है। वो इसमें बस करना नहीं चाहती हैं, डर बना के बैठा हुआ है अंदर की, ऐसा नहीं, तो ये डर खत्म कर दूंगा आपका, बस आप देखते रहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो चलिए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रंस, एकदम परफेक्ट है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस, एकदम परफेक्ट है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या, मैंने कहा ना व्याख्या पीआरटी लेवल पे आप निगेटिव वर्ड है, इसको देखते ही कट कर दीजिए। चलिए, और परिभाषाएं, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी। कहाँ दिया है, सी में दिया है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? बताइए भाई फटाफट। तो सही आंसर हो जाएगा जानवर, ए, एनिमल। जानवर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, ये 4 परिवार एवं मित्र की क्या है, उप थीम है। जबकि भोजन, पानी, आवास, परिवार और मित्र, हम चीजें कैसे बनाते हैं, पर्यावरण अध्ययन की क्या है, थीम है। अगले प्रश्न को देखेंगे और आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देखेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके अवश्य बताइए कि आज का सेशन कैसा रहा है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरणीय अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, आवश्यक गतिविधि है? बताइए भाई। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल निगेटिव वर्ड है, देखते ही काट दीजिए। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, एकदम सही है। आगे देखते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, तो सही आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा सी। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, आवश्यक गतिविधि है। पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबंधित करना एक चुनौतीपूर्ण का रहा है, हमेशा से ही रहा है। यह आवश्यक समझा गया है कि सभी बच्चों को
महत्व मिले, उनका समाज, संस्कृति, रहन सहन आदि सभी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आज के प्रश्नों को यहीं समाप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।